नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जहां हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं राजनीति, व्यापार जगत, खेल जगत से एक्सप्रेस अंदाज में। तो आइए सीधे रुख करते हैं एक्सप्रेस 100 का। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल प्रचार में जुटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में करेंगे चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री सबसे पहले जालौर में रैली को करेंगे संबोधित। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होना है चुनाव। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज के अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से करेंगे, जहां वह दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद अमित शाह दोपहर बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। वहीं अमित शाह का आज शाम असम पहुंचने का भी कार्यक्रम है। अमित शाह यहां सिलचर में रोड शो करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वे सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के ही मालदा, उत्तर और फिर दार्जिलिंग में एक चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में नड्डा एक चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इसके बाद कर्नाटक जाएंगे। यहां वह हुबली में एक बैठक करेंगे। साथ ही हुबली में ही एक चुनावी रैली भी करने वाले हैं। इंडी गठबंधन के दलों की आज रांची में उल गुलान न्याय महारैली होगी। रैली में इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं की रैली में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से प्रियंका चतुर्वेदी रैली में शामिल हो सकती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, ये रैली परिवर्तन का शंखनाद करेगी। झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन के दलों की उल गुलान न्याय महारैली पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने इसे भ्रष्टाचारियों का जुटान बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। यहां वह कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। वह कांकेर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती आज अमरोहा में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। दूसरे चरण में अमरोहा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सर्वेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह का निधन हुआ। वह 4 बार के विधायक और 1 बार संसद सदस्य रह चुके हैं। पहली बार के मतदाताओं के लिए मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें युवाओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अथक भावना के साथ देश की प्रगति के लिए काम करने के महान विरासत को आप लोगों ने बढ़ाया आगे। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नागरिकों की सेवा करना जारी रखेंगे। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने महावीर जयंती को लेकर भी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय के भाइयों और बहनों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने लिखा, भगवान महावीर त्याग, करुणा और संवेदनशीलता के मूर्तिमान प्रतीक थे। भगवान महावीर की संयम, सदाचार, अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा पुंज हैं।
भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के साथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जैन समुदाय के कई संत भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग आलोकित करने के लिए विख्यात हैं। प्रधानमंत्री ने एशिया नेट न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि 2014 उम्मीद का कालखंड था और जो 2019 में विश्वास में बदला। उन्होंने कहा कि इस बार जनता के पास गारंटी लेकर गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सरकारों द्वारा फ्रीबीज पर कहा कि कभी भी देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य देश के हर एक नागरिक को सशक्त बनाना है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण मध्यम आय और निम्न आय वर्ग में निराशा है, इसलिए लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नहीं दिखाई दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट 30 अप्रैल को सुनाएगी अपना फैसला। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लाए गए 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से होंगे प्रभावी। इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक से एक सम्मेलन का किया आयोजन। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और पुलिस, जजों और वकीलों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की, उसमें गुलामी की प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प भी शामिल है। इस नए कानूनों में राजद्रोह जैसी धारा को खत्म किया गया और महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को लेकर कानून सख्त किए गए। डिजिटल साक्ष्यों को स्वीकार करने और मुकदमों के तय समय से निपटारे को भी नए कानूनों में शामिल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगल की आग की रोकथाम के संबंध में सीएम कैंप कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक की। जम्मू कश्मीर के रियासी में पुलिस और सेना को संयुक्त अभियान के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मौके पर हथियार और गोला बारूद भारी मात्रा में किए बरामद। शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर और CEO वनीता सिंह सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के चलते मांग रही हैं हेल्प। वनीता सिंह ने अपनी पोस्ट के साथ जो फोटोज शेयर की, उनमें उनकी मौत की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। दुनिया के मशहूर उद्योगपति और टेस्ला CEO एलन मस्क ने अपनी भारतीय यात्रा को फिलहाल टाला। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एलन का भारतीय दौरा प्रस्तावित था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए तैयार की हैं पॉलिसीज। उन्होंने कहा न केवल घरेलू बाजार के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी उत्पादन करने पर सरकार का जोर। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाई गई और सरकार चाहती है कि मैन्युफैक्चरर्स और निवेशक न केवल भारत के लिए बल्कि यहां से निर्यात करने के लिए भी आएं और उत्पादन करें। सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO ने फरवरी 2024 में शुद्ध आधार पर 15 लाख से ज्यादा सदस्य जोड़े। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2024 में लगभग 7 लाख से ज्यादा सदस्यों ने पहली बार EPFO में नामांकन किया। सबसे ज्यादा नामांकन 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने किया। देश का रत्न और आभूषण निर्यात बीते वित्त वर्ष के दौरान 12% से घटकर काफी कम रहा। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दी जानकारी। अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों और चीन में धीमे सुधार के कारण रत्न और आभूषण उद्योग का प्रदर्शन हुआ प्रभावित। वित्त वर्ष 2022-23 में भी ये निर्यात कम था। शिकागो एक्सचेंज में 1.25% से अधिक गिरावट के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में सोयाबीन के साथ साथ कच्चा पाम तेल और पामोलिन ऑयल जैसे आयातित तेलों में दर्ज हुई गिरावट। सोयाबीन तिलहन के अलावा सरसों का तेल और मूंगफली तेल तिलहन के भावों में दिखा सुधार। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और बिनौला की अधिकांश तेल मिलों के बंद होने के बीच सरसों, तिलहन और इन बाकी तेलों की कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रही। एडा ने हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में नए निर्देश किए जारी जो चालू वित्त वर्ष में लागू किए जाएंगे। अब 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी करा पाएंगे अपना हेल्थ इंश्योरेंस। निजी कंपनियां उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर पाएंगी।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का एक्सप्रेस 100 में। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। उपभोक्ता के हक में एडा ने एक और फैसला लिया, जिसके मुताबिक पहले से घोषित बीमारी का कवरेज अब 3 साल के बाद मिलने लगेगा। पहले इसकी सीमा 4 साल की थी। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक का जो शुद्ध मुनाफा है वो मार्च को समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 37% बढ़कर 16,512 करोड़ रुपए पहुंचा और तिमाही के दौरान शुद्ध ब्याज आय 24.5% बढ़कर 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। एचडीएफसी बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए प्रति शेयर 19.5 का लाभांश घोषित किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुल संपत्ति पर 3.44% और ब्याज अर्निंग एसेट के आधार पर 3.63%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा निभाई गई भूमिका की व्यापक प्रशंसा की गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ फैला रहा है। पाकिस्तान ने IMF से लगभग $8 अरब का एक और राहत पैकेज जो है उसकी मांग की है। इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच वेस्ट बैंक के उत्तर में नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर में इजरायली रक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान कई शव और घायल लोग मिले। इजरायली सेना ने कहा कि शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने 10 आतंकवादियों को मार गिराया और 8 वांछित संदिग्धों को भी किया गिरफ्तार। आईडीएफ ने कहा कि उसके सैनिकों और सीमा पुलिस अधिकारियों ने रात भर नूर शम्स में छापेमारी की, जिसके दौरान कई वांछित फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया, विस्फोटक उपकरण पाए गए और सुबह भर हुई झड़पों में कई बंदूकधारी मारे गए। 2 महीनों से ज्यादा की खींचतान के बाद अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में सहयोगी देशों को $95 अरब की मदद का प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्ताव को पारित करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों से अपील की थी। अमेरिकी मदद की इस धनराशि का बड़ा हिस्सा यूक्रेन और इजरायल को मिलेगा, वहीं कुछ आर्थिक मदद ताइवान को भी दी जाएगी। पारित प्रस्ताव के अनुसार $9.1 अरब की धनराशि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दी जाएगी, जबकि $8.12 अरब हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका के मित्र देशों से मिलेंगे। प्रस्ताव पारित होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर की, क्योंकि प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार $60 अरब की सहायता यूक्रेन को मिलेगी। रूस ने कहा कि नए हथियारों से यूक्रेन में युद्ध तेज होगा और वहां पर ज्यादा लोगों की मौत होगी। यूक्रेन पिछले 6 महीनों से हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव रूसी सेना के साथ उसके युद्ध के मोर्चे पर भी पड़ रहा है। मालदीव में आज संसदीय चुनाव के तहत होना है मतदान। मालदीव का चौथा बहुदलीय संसदीय चुनाव है, जिसमें 93 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 368 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। चुनावों में मुख्य लड़ाई मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपल्स नेशनल कांग्रेस के बीच। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने अलग अलग गुटों और छोटे विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए कहा है। मालदीव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 602 मतदान केंद्र किए गए स्थापित। इसके अलावा 3 केंद्र विदेश में बनाए गए। ये केंद्र कोलंबो, त्रिवेंद्रम और कोलालमपुर में स्थित है। मालदीव के संसदीय चुनाव हिंद महासागर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। अमेरिका के नेशनल सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर एक विधेयक को मंजूरी दी। अमेरिका ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इसे बड़ा खतरा बताते हुए कदम उठाया। नए प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि अगर चीनी सोशल मीडिया मंच टिकटॉक अपने अमेरिकी कारोबार को नहीं बेचता तो उस पर देश में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस विधेयक में 6 महीने में हिस्सेदारी बेचने की समय सीमा तय की गई।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करने की उम्मीद जताई गई है। यहाँ वह निवेश संबंधी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे बैठकें। 1 महीने के भीतर ये दूसरी बार होगा जब शहबाज शरीफ जाएंगे सऊदी अरब। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मेडिकल जांच के अनुरोध को स्वीकारा। 2 दिन के अंदर एक निजी अस्पताल में बुशरा की एंडोस्कोपी कराने का दिया निर्देश। सिंगापुर के विदेश मंत्री और कई सांसदों को जबरन वसूली के पत्र मिले, जिनमें आपत्तिजनक स्थितियों में उनकी फर्जी तस्वीरें थी। भारतीय मूल के बालाकृष्णन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि कई सांसदों और उन्हें पत्र मिले हैं जिनमें धमकी देने के साथ फर्जी आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। जापान की समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात 2 हेलीकॉप्टर जापान के इजू द्वीप श्रृंखला के पूर्व में प्रशांत महासागर में हुई दुर्घटनाग्रस्त। जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा ने की पुष्टि। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि दुर्घटना से पहले रात 10:38 के करीब दोनों SH-60K विमान से संपर्क टूटा। विमान में सवार 8 लोगों में से 7 लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज IPL के सत्र का 36वां मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। KKR की टीम शानदार फॉर्म है, वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खराब फॉर्म से गुजर रही है। अंक तालिका पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 3रे स्थान पर, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आखिरी यानी 10वें नंबर पर। दिन के दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। साल 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस इस सत्र में अब तक कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। वे 7 मैचों में से 4 मुकाबले हारकर 8वें पायदान पर, वहीं पंजाब किंग्स सिर्फ 2 जीत के साथ 9वें पायदान पर। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने FA कप के फाइनल में बनाई जगह। शनिवार देर रात खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों की ओर से संघर्ष देखने को मिला और कोई भी टीम गोल करने में नाकाम रही। वहीं दूसरे हाफ में सिटी की टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 84वें मिनट में गोल कर बढ़त बनाई। मेन सिटी की ओर से यह विजय गोल बर्नार्डो सिल्वा ने किया। IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद का तूफानी प्रदर्शन जारी। शनिवार को हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को उसके घर में जाकर 67 रनों से हरा दिया। एक बार फिर हैदराबाद के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। अरुण जेटली स्टेडियम में पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 266 रन बनाए। ये IPL इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए 50 किलो भार वर्ग में कोटा हासिल कर लिया। विनेश ने किर्गिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में कोटा हासिल किया। भारतीय युकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने BMW ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। एमा राडुकानो को स्टुटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। राडुकानो को इगा श्वांतेक ने मात दी। जर्मनी के मैनेजर जूलियन नेगल्समैन ने अपने करार 2026 विश्व कप के अंत तक इसको बढ़ाया। नेगल्समैन पिछले साल सितंबर में जर्मनी के मैनेजर बने थे। ओलंपिक टॉर्च ग्रीस की यात्रा कर रही है। ये टॉर्च 11 दिन ग्रीस में रहेगी, फिर फ्रांस जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि फ्रांस एक बेहद सुरक्षित माहौल में सफल खेलों का आयोजन करेगा। 2 बार के विश्व चैंपियन सर्फर फिलिपे टोलेडो पेरिस ओलंपिक को लेकर उत्साहित। उन्होंने अपने मानसिक सेहत पर ध्यान देने के लिए प्रोफेशनल टूर से ब्रेक लिया। जर्मनी के सर्फर सेबेस्टियन स्टाडनर ने पुर्तगाल के नजरे में अब तक की सबसे बड़ी वेव को राइड किया और अगर इसके रिकॉर्ड की पुष्टि हो गई तो यह नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने वाली चर्चित मलयाली फिल्म मंजुमल बॉयज अब OTT पर रिलीज होने जा रही है। 3 मई से फिल्म को Disney+ हॉटस्टार पर किया जाएगा प्रसारित। कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का पोस्टर जारी। पोस्टर में अनूठे तरीके से जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा को खास अंदाज में दी गई श्रद्धांजलि। सिने प्रेमियों के लिए खुशखबरी। वर्ष 2024-25 के लिए ऑस्कर, बाफ्टा, टोनी, ग्रेसी और एमी सहित कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स की जो शो की तारीखें हैं उनका ऐलान हुआ। दुनिया भर में अपने ग्लैमर के लिए मशहूर टोनी पुरस्कार का आयोजन 16 जून को होगा। इस पुरस्कार के लिए 30 अप्रैल को नामांकन शुरू। सिने जगत की सबसे चर्चित अवार्ड शो ऑस्कर का आयोजन 2 मार्च 2025 को किया जाएगा। ऑस्कर के लिए 17 जनवरी 2025 से नॉमिनेशंस होने शुरू।
जूनियर एनटीआर बहुत जल्द प्रशांत नील के साथ एक नई फिल्म वॉर 2 में करेंगे काम। 2 भाग में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग अगस्त में होगी शुरू। स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुनव्वर अक्सर अपनी विवादित कंटेंट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मनोज वाजपेयी और प्राची देसाई की अभी फिल्म फाइनेंस 2 दर्शकों के बीच आ चुकी है। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर किया जा रहा है प्रसारित। टीवी धारावाहिक ये मोहब्बतें से सुर्खियां बटोरने वाली चर्चित अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी दुर्घटना की हुई शिकार। एक्सीडेंट में दिव्यांका को चोटें आईं, उनके हाथ की 2 हड्डियां भी टूटी। आपराधिक दुनिया की कहानियों को पर्दे पर बयां करती फिल्म बॉम्बे को मई में किया जाएगा रिलीज। संजय निरंजन के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म 4 भाषाओं में की जाएगी रिलीज। और एक्सप्रेस हेडलाइन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।